सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी दिन के बाद मैं आपकी सेवा में लाइव हुआ हूँ, जहाँ तक मुझे याद है, और आप भी समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन यहाँ से अब आपकी सेवा कंटिन्यू रहेगा और धीरे धीरे मैं आपको उसी अंदाज में दिखूँगा जिस अंदाज में पहले आपको दिखा था, यानी आप 2.0 3.0 के टाइम पर आप लोगों ने देखा था। आइए, तो काफ़ी टाइम के बाद आए ज़रूर हैं, लेकिन इस बार कोशिश रहेगा कि आपकी सेवा जारी रहे, कंटिन्यू रहे। बीच में मेरी जोरों की तबीयत ख़राब हुई, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा आउट रहा। आप लोग से बहुत दिनों बाद मिला। तो चलिए आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आगे टाइम के लिए। और यहाँ से अब महायुद्ध की शुरुआत मैं अपने अंदाज में करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल सेट नंबर 60 पर मैंने छोड़ा था और आज 105 नंबर सेट है, यानी तकरीबन 45 सेट के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। ठीक है, 3 महीने के बाद कंटिन्यू आपकी सेवा में आए हैं। आप बार बार चले जाते हैं। हाँ मेरे दोस्त, बीच में मैं गायब हो गया था, लेकिन अब गायब नहीं होऊंगा। कोशिश यही रहेगा कि आपकी सेवा निरंतर की जाए और एकदम बेहतरीन अंदाज में की जाए, कोई कमी ना रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 टू द पावर 64 निम्न में से किससे विभाजित होगा? तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन करिए। 4 टू दी पावर 61 यहाँ से कॉमन आएगा, आप कॉमन कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ से 1 हो जाएगा, प्लस 4 की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ से 4 की 2 पावर रह जाएगा, और यहाँ से 4 की 3 पावर रह जाएगा। ठीक है, तो ये 4 की पावर 61 और यहाँ आप देखिए 64, 16, 80, 80 और 5 85, तो ये हो जाएगा आपका 85। अब आप थोड़ा ऑप्शन देखिए, क्या कह रहा है कि 3 से विभाजित होगा क्या? 3 से कोई नहीं हो रहा है, तो 3 से तो विभाजित होने से रहा। 11 से बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 11 से भी नहीं हो रहा है। बीच में रह गया एक 10। अब देखिए, क्या 10 से विभाजित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप यहां से देखिए ये 17 पचे 85 है, तो यहां से एक 5 आपको दिख गया, और ये जो 4 की पावर समथिंग दिख रहा है ना, तो यहाँ से आपको 2 भी दिखेगा। जो 2 और 5 दोनों से कटेंगे तो वो इनके एलसीएम 10 से तो कंफर्म कटेंगे। इसका मतलब ये है कि ये 10 से विभाजित होगा। अब आप में से जिनका 10 आंसर आ रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन एलसीएम का सवाल है। अब देखिए एलसीएम का सवाल ये क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे उन सब से डिवाइड किया जाए तो ये सब रिमाइंडर आएंगे। वो छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी? अब आप ही देखिए, आप 48 से भाग दे रहे हैं तो 38 शेष आ रहा है। आप 60 से भाग दे रहे हैं तो 50 शेष आ रहा है। आप 72 से भाग दे रहे हैं तो आपका 62 शेष आ रहा है। अब देखिए, भाग दिए हैं 48 से, शेष आया 38। इसका मतलब समझते हैं, हम अगर 48 से भाग दें और 38 शेष आए, इसका मतलब भाग लगने से 10 कम है हमारी संख्या, है ना? 10 कम है हमारी संख्या। क्यों? क्योंकि 38 के पास अगर 10 और होता तो 48 से कट जाता। उसी तरह से 50 के पास 10 और होता तो 60 से कट जाता। 62 के पास 10 और होता तो 72 से कट जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर होगा वो उन सब से कटने वाली नंबर से 10 कम होगा। तो जो आंसर होगा ऑप्शन में तो वही रहता है, तो कटने से 10 कम है ऑप्शन में, तो आप 10 जोड़ दीजिए। आप जैसे ही 10 इसमें ऐड करेंगे, यहां पर 10 ऐड करेंगे, यहां भी 10 ऐड करेंगे, ये 15 130 हो जाएगा, ये 15 120 हो जाएगा, और यहां से आप देखिए 11, ये 125 हो जाएगा। तो जैसे ही आपने 10 ऐड किया ना, तो अब आपको वो नंबर मिला जो इन सब से कटने वाली नंबर है।
आप खुद ही सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि जो नंबर 60 से कट रहा है, कंफर्म उसके लास्ट में मेरे दोस्त क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कंफर्म है, जो 60 से कटेगा उसके लास्ट में जीरो होना ही चाहिए। और 60 का मतलब क्या होता है, 3 का मल्टीपल, वो 3 से भी कटना चाहिए। 60 तो 4 का भी मल्टीपल है, 4 से भी कटना चाहिए, है ना। तो मेरा कहना है कि लास्ट में जीरो जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर हो सकता है। अब यहाँ जीरो है नहीं तो ये मेरा आंसर जाएगा नहीं। यहाँ पर जीरो है लेकिन ये 4 से कटेगा नहीं आखिरी 2 अंक, इसका मतलब ये आंसर नहीं जाएगा। लास्ट में जीरो भी है और ये 4 से कट भी रहा है, इसके आंसर होने की संभावना है और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर ऑप्शन से हमने देखा कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी हमने टेक्निकली जब इसको सोचा तो यही ब्रेन में रिजल्ट आया कि हमारा जो आंसर होगा कटने से 10 कम होगा, यानी एलसीएम से 10 कम। तो किसका एलसीएम, जिससे भाग देना है। अगर आपको इससे भाग देना है तो उसका जो एलसीएम होगा 15,120 होगा। अब इससे 10 कम मेरा आंसर होगा, यानी 15,110। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे। हाँ, अभी अभी नवीन सर ने एक वीडियो डाला है, अभी तुरंत नवीन सर ने एक वीडियो डाला है, आप टेंशन ना लो, ठीक है। एनटीपीसी से रिलेटेड उन्होंने वीडियो डाला है और मैंने सर को आज ही कंफर्म कर दिया था, ये बात आज कंफर्म कर दिया था कि मैं रेलवे के लिए भी आपकी सेवा में आ रहा हूं और हो सकता है कि उसके रिगार्डिंग सर ने वीडियो डाल भी दिया होगा, आप एक बार देख लेना। निम्नलिखित में से किस भिन्न का मान 1 के बराबर है। आप इसे सॉल्व करके देखो, ये बिल्कुल भी 1 के बराबर नहीं होगा। ऊपर 56 नीचे 56, अब देख लो ना, अगर ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0.56 आएगा, जबकि नीचे में हमारा 56 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल 1 के बराबर नहीं हो पाएगा, है ना। अब ऊपर में 8 6 48, नीचे है 56, ये तो 1 के बराबर होना ही नहीं है। लेकिन यहां अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 5.6 ऊपर हो जाएगा। अब 5.6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5.6 नीचे भी हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। केवल सी ही ऑप्शन ऐसा है जिसको कैलकुलेट करने से 1 के बराबर हो पा रहा है। ठीक है, आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमें कहा 3 संख्याएं जीपी में है जिनका योगफल 35 है और उनका प्रोडक्ट 1000 है। आप ही बताइए 3 संख्या जीपी में होता है कब। तो याद रखना कि अगर ए बी सी आर इन जीपी, जब 3 संख्या जीपी में हो तो दूसरी संख्या बटा पहली संख्या और तीसरी संख्या बटा दूसरी संख्या ये बराबर होता है, यानी कॉमन रेशियो इक्वल होते हैं। तो दूसरी बटा पहला और तीसरी बटा दूसरा ये इक्वल हो जाए तो आप समझना कि जीपी में है। अब यहां से देख लो, अगर हम यहां देखें दूसरा बटा पहला और तीसरा बटा दूसरा, अगर ये इक्वल है तब ये जीपी में है, ये तो इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब ये जीपी नहीं है। अब यहां आप देख लीजिए, तीसरा बटा दूसरा करेंगे, दूसरा बटा पहला करेंगे, तीसरा बटा दूसरा करेंगे, ये बिल्कुल 1/2 कॉमन रेशियो इक्वल है, ये आपका जीपी बनाएगा। यहां भी देखिए क्या है, जीपी बना रहा है, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकेंड, ये बिल्कुल 2 आ रहा है, यानी यहां भी कॉमन रेशियो इक्वल है, ये भी जीपी बना रहा है। अब ये दोनों के दोनों जीपी बना रहा है तो हमें 2 चीज चेक करना होगा। पहला काम था जीपी चेक करना, दूसरा योगफल 35, दो जोड़ दो 35, जोड़ दो 35, बिल्कुल हो रहा है। प्रोडक्ट 1000 होना चाहिए, यहां से 1000 हो रहा है और यहां से भी 1000 हो रहा है, इसका मतलब है प्रोडक्ट ये भी 1000 हो रहा है, प्रोडक्ट ये भी 1000 हो रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों ऑप्शन जीपी में है, जोड़ने से 35, मल्टीप्लाई करने से 1000, ऑल इंफॉर्मेशंस आर सेटिस्फाइड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 1 ऑप्शन, यानी एक से ज्यादा इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको देखिए, ये क्या कहता है, प्रथम n प्राकृत संख्या के क्यूब का एवरेज क्या होगा। सबसे पहली बात, n प्राकृत संख्या 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, यहां 5 का क्यूब, इसी तरह से बढ़ते हुए ये मेरा n का क्यूब है। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का क्यूब जो होगा वो n इंटू n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर होगा।
ये तो हो गया क्या, योगफल। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज। एवरेज बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या। योगफल वहां से आएगा एन स्क्वायर, और ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4, और यहां पर क्या है, ये मेरा n है। योगफल मैंने वहां से डाला, ये नीचे से n है। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये n से एक n हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहां से बचा n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आप में से जिनका भी बी आ रहा होगा करेक्ट आंसर रहा होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 15, 2y प्लस जेड बराबर 25, 2z प्लस एक्स बराबर 26। हमें z का मान कहा है निकालने। अब देखिए z का मान निकालना है ना, z इस इक्वेशन में है, यानी 2z और प्लस x, ये हमारा 26 है, और एक z इसमें है, यानी 2y और प्लस z, ये हमारा 25। अब रही बात इसकी, तो इस पर थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। क्या, इस पर हम काम ये करते हैं कि y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हो जाएगा 15 और माइनस 2x। अब y की यही वैल्यू यहां पर डाल दीजिए, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 15 और माइनस 2x प्लस z और बराबर ये 25। यहां हो जाएगा 30 और माइनस का ये 4x प्लस z, ये हो जाएगा 25। आप क्या कर सकते हो, 4x प्लस जेड को इधर लेके आ जाओ, 25 आके यहां पर घट जाएगा। दोनों इक्वेशन सिर्फ सॉल्व करना है, मुझे z का मान चाहिए। z का मान चाहिए तो x को सेम कर लो ना। अब देखो यहां पर x को अगर हम सेम करते हैं, यानी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा वहां, तो वहां आपका 4x हो जाएगा और 4 दूनी 8z हो जाएगा। ठीक है, और इधर 26 चौको 104 हो जाएगा। अब आप आराम से इसको सॉल्व करिए। तो यहां पर क्या हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ हो गया कहीं पर। रुको देखते हैं कहां पर क्या गड़बड़ हुआ है। ये हमारा है 25। ठीक है, यहां से मैंने y का मान निकाला है 15 और माइनस 2x, y के जगह पर हमने यहां पर रख दिया 15 और माइनस में 2x, ये 30 हो गया, माइनस का 4x हो गया, तो 4x, ओहो हो, यहां पर ये प्रॉब्लम है। ये जब मैं इसको इस पार ले जाऊंगा तो 15 माइनस जेड होगा, 4x माइनस जेड, और 25 आके माइनस में हो जाएगा, यानी यहां पर 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको घटाइए। अब आप जैसे ही घटाएंगे 4x से 4x चला जाएगा, माइनस का 9x हो जाएगा, और इधर हमारा माइनस का 99 हो जाएगा, यानी यहां से x का मान देखे तो 11। तो x का मान 11 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। x का मान 11 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो रहा है, यानी इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर होगा, नन ऑफ दिस। आप सबको भी 11 आ रहा होगा। आप कहां चले गए थे मेरे दोस्त, मैं कहां गया था, अब उस पर डिस्कस ना करके आप ये सोचिए कि आपका अमरजीत कुमार, यानी आपके अमरजीत सर आपके सामने आ चुके हैं। आ गए, बस यही बड़ी बात है ना। इसलिए कहाँ गए थे इस पर बात नहीं करके आ गए ना, अब पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या है। 8 व्यक्ति ने किसी यात्रा के लिए एक कार किराए पर बराबर बराबर पैसे देने का निर्णय लिया, परंतु एक व्यक्ति एब्सेंट हो गया, तो यह किराया शेष 7 व्यक्तियों ने बराबर बराबर वहन किया। कहता है कि प्रत्येक के भाग में कितना वृद्धि हुआ होगा। अब देखो, सबसे पहले जब 8 लोग थे, ठीक है, तो 8 लोग थे तो सबको किराया 1/8 ये लगता। 8 लोग थे ना, तो 8 भाग में बराबर बराबर बटता है ना। अब एक व्यक्ति एब्सेंट हो गया, इसका मतलब है 7 लोगों में बराबर बराबर बटा, ये किराया लगा। तो देखना यह है कि किराया में वृद्धि कितना हुआ, तो कितना वृद्धि हुआ, तो लगा 1/7, लगना था 1/8, यानी कि वृद्धि हो गया 1/56 की। वृद्धि कितना हो गया, 1/56 की। अब हमें कह रहे कितना भाग वृद्धि हुआ, तो कितना भाग वृद्धि हुआ, इसके लिए जितना वृद्धि हुआ है उसे न्यूमरेटर में रखिए
और रियल में जितना जितना देना था उसे आप डिनोमिनेटर में रखिए, क्योंकि कभी भी कितना पार्ट वृद्धि हुआ है तो जितना पार्ट वृद्धि होना है उसको न्यूमरेटर में रखना है, और किस पर, तो इनिशियल पार्ट जो है उस पर। बस यहीं से आप सॉल्व करेंगे, 1/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 1/7 आप लेके आए होंगे और 1/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ठीक है, 1/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एकदम ध्यान से समझना है, कोई टेंशन नहीं होना है। ठीक है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। 8 साल के बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय माता की आयु की आधी हो जाएगी। देखिए ना, प्रेजेंट में एक व्यक्ति है और उनकी माता है। अगर हम प्रेजेंट एज की बात करेंगे, एक व्यक्ति का एज माता के एज का 2/5, यानी माता अगर 5 की होगी तो इसका 2/5, ये बेटा 2 का हो जाएगा। क्या कहा हमसे, 8 साल के बाद। तो 8 साल बाद क्या होना है, 8 साल के बाद बेटा अपनी माँ की आधी हो जाएगी, तो माँ को आप 2 कह दो, तो बेटा इसका आधा 1 हो जाएगा। अब आप यहां से एक चीज देखिए, क्या अगर प्रेजेंट से 8 साल बाद आए हैं, 8 साल बेटा भी बढ़ेगा, 8 साल माता भी बढ़ेंगी। तो जब दोनों उम्र में सेम बढ़ेगी तो रेशियो में भी सेम वृद्धि होना चाहिए। तो जब दोनों उम्र में सेम बढ़ेगी तो रेशियो में भी सेम वृद्धि होना चाहिए, लेकिन यहां तो वृद्धि हो ही नहीं रहा है। तो क्या करें, रेशियो बैलेंस ने इसे बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे आपको नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, और इन दोनों के डिफरेंस जो 1 है ऊपर मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो, 2 से 3 होना इसका मतलब 1 की वृद्धि, 5 से 8 होना इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी ये 5 था ना, 6 हो गया, यानी 1 का वृद्धि। 2 से 3 होना 1 की वृद्धि, 5 से 6 होना 1 की वृद्धि, और यही जो 1 की वृद्धि है वो रियल में कितना का वृद्धि है, 8 साल का है। जब 1 का मान 8 साल हो गया, ठीक है, 1 का मान 8 साल हो गया तो 5 का मान क्या होगा, 5 8 40, यानी इस समय माता की जो एज है वो हमारा 40 ईयर्स है। 40 ईयर्स जिनका भी आया होगा करेक्ट रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इनका देखिए यहां पर क्या किया जा सकता है। ये तो एक अलजेब्रिक क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपका दिख रहा होगा, इंटीजर में है और यहाँ पर वेरिएबल है। आप एक काम कर लीजिए, वेरी शॉर्टकट करना चाहेंगे तो आप यहाँ ए का वैल्यू 1 पुट कर लीजिए। जैसे ए का वैल्यू 1 पुट करेंगे ना तो 1/a 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ भी ए का मान 1 रखेंगे तो 1 + 1, तो 1/2 ऐड करने से ये आपका 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मेथड से करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिए। ये 1 प्लस ए की पावर n माइनस m है ना, इसको ए की पावर n और बटा ए की पावर m लिख सकते हैं, क्योंकि आधार समान हो तो भाग में पावर घटता है। ठीक है, तो घटे हुए पावर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वापस ये घटेगा तो फिर से वैसा ही हो जाएगा, प्लस ये 1/, आप वहां देखिए एक प्लस ए की पावर m माइनस n, इसे हम लिख सकते हैं ए की पावर m और अपॉन ए की पावर n। ठीक है, अब नीचे एलसीएम लेंगे ना, तो पहली बात एलसीएम आएगा ए की पावर m, जो ऊपर चला जाएगा तो ए टू दी पावर m हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ए टू दी पावर m और प्लस ए टू दी पावर n, प्लस यहाँ क्या होना है, एलसीएम लेंगे ए टू दी पावर n, जो ऊपर चला जाएगा ए टू दी पावर n, और यहाँ आपका रह जाएगा ए टू दी पावर n और प्लस ए टू दी पावर m। जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ, तो आपका यही एलसीएम हो जाएगा, ए टू दी पावर m और ए टू दी पावर n। तो जब यही एलसीएम हो गया तो यहाँ आपका ए टू दी पावर m है और यहाँ आपका ए टू दी पावर n है, कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो क्या उम्मीद करें कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन था। आइए अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलें। ये क्या है, log 7 टू द बेस 10a दिया हुआ है। log 7 टू द बेस 10 ये आपको a दिया हुआ है। क्या पूछा है, पूछा आपसे log 1/17 टू द बेस 10 क्या होगा इसका मान।
अब देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, आपको पता होगा log m अपॉन n बराबर क्या होता है, log m माइनस n। तो आप ये कह सकते हैं log m माइनस n, तो log m के जगह 1 है टू द बेस 10 और माइनस log n के जगह पर 70 है और टू द बेस हमारा 10 हो जाएगा। तो log m बाई n का मतलब होता है log m माइनस log n। अब यहां से आप देखिए log 1 का मान क्या, 0, log 1 का मान 0। और आप यहां क्या लिख सकते हैं, log, ये आप देख रहे हैं ये जो 70 है ना, इसको 10 इंटू आप 7 लिख सकते हैं, बेस में आपका 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक और बात पता होना चाहिए, log m इंटू n क्या होता है, log m इंटू n होता है log m और प्लस log n, ठीक है। अब ये देखिए log 10 का मान तो 1 होता है, log 10 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और जहां तक log 7 टू द बेस 10 है, इसका मान a दिया हुआ है, आप यहां पर a रख सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेहा जी आप कितना एक ही बात कितना बार बोलिएगा, 15 से जो क्लास है वो 15 से स्टार्ट होगा, क्यों टेंशन लेना है, ठीक है। चलिए ये हमारा 10 नंबर सवाल था। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक कार का मूल्य 3,25,000 रुपए है, इस मूल्य के 85% के लिए इसका बीमा किया गया। एक सड़क दुर्घटना में कार पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाती है, बीमा कंपनी बीमा मूल्य का 90% इसको बीमा देती है, तो कार के मूल्य और प्राप्त धनराशि में कितने का अंतर होगा। अब यहां देखिए ये जो 3,25,000 रुपए की राशि है, 3,25,000 रुपए की राशि है जिसमें वो कार खरीदा है, उस कार के प्राइस के कितने प्रतिशत प्राइस का बीमा कराया गया है। तो जितना इस कार का प्राइस है ना, इसके 85% प्राइस का बीमा कराया गया, मतलब जो मूल्य था कार का उसके 85% का बीमा कराया गया, ठीक है। क्या हो गया, बीमा करने का मतलब क्या हो गया, अरे भाई सड़क दुर्घटना यदि होगा, एक इंश्योरेंस है ये, तो फिर उसको पैसे मिलेंगे। तो अब देखो जितने का बीमा कराया गया, जितने पैसे का आपने इंश्योरेंस कराया है, सड़क दुर्घटना के बाद क्या हुआ, अब आपने 85% का बीमा कराया था ये सोच के कि अगर एक्सीडेंट हो गया कार का तो थोड़ी तो कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। तो हुआ क्या, एक्सीडेंट हो ही गया और कंपनी ने क्या किया, जितने का आपने इंश्योरेंस कराया था, तो इंश्योरेंस इतने रुपए का कराया था, इसका 90% कंपनी आपको दे दिया, इसका 90% कंपनी आपको दे दिया, ठीक है। अब आप देखिए कि कंपनी ने आपको कुल मिला के दिया क्या। तो आप यहां से जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा 2,48,625। सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये 2,48,625 रुपए है ना, ये कंपनी ने आपको दिया, किस रूप में, इंश्योरेंस के रूप में, ठीक है। अब सवाल हमसे ये पूछा है कि जो इसका रियल प्राइस है और जो हमें पैसे मिला उसका डिफरेंस क्या होगा। तो जो रियल प्राइस इसका है वो कितना है, 3,25,000, और जो हमें मिला उसका डिफरेंस ही तो चाहिए। तो डिफरेंस लीजिए 5, और ये मैंने मल्टीप्लाई पहले से कर लिया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाकी आपको मल्टीप्लाई करना है ना। ये 5 हो गया, ये 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, और यहां पर ये 9 में 6 गया तो 3 हो जाएगा, और ये देखो यहां पर 14 में 6 गया तो 8 हो जाएगा, और यहां से कितना, ये 11 में 4 गया तो 7 हो जाएगा, यानी कि 76,375। ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा 76,375, जिनका भी आया होगा करेक्ट आंसर रहा होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो ये क्या है, ये स्टॉक एंड शेयर्स का सवाल है, थोड़ा ढंग से देखना। 100 रुपए वाले 10.5% स्टॉक में 9,000 रुपए लगाने पर 756 रुपए का इनकम प्राप्त होता है। इस स्टॉक का बाजार मूल्य क्या होगा अगर दलाली 1/4% है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो जानते हैं ना कि दलाली को हम क्या करते हैं, दलाली को घटाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, क्या 756 रुपए का इनकम प्राप्त करने के लिए
आपने जो पैसे इन्वेस्ट किया वो कितना इन्वेस्ट किया है, 9000। ठीक है, 756 रुपए का इनकम प्राप्त करने के लिए आपने ये इन्वेस्ट किया, और आपको अच्छी तरह पता है 100 रुपए की शेयर पर कितना आपका इनकम होना है, 10.5%, यानी 21/2। ये आपका इनकम होना है एक शेयर पर, 100 रुपए की एक शेयर पर। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि जब इतना रुपया का इनकम लेना था तो आपने इन्वेस्ट 9000 किया, अगर 21/2 रुपए का इनकम चाहिए होगा तो आप कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे, हैं आप कितना रुपए इन्वेस्ट करेंगे? तो इसके लिए 9000 और बटे 756 और इनटू क्या, 21/2। सॉल्व करते हैं। अब इनको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो 7×3=21 हो जाएगा, और यहां काटते हैं 7 से, 108 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लो यहां पर 3 से कटने वाला क्या है, हाँ ये 36 कटने वाला है। अब ये 18×5=90 और ये 18×2 = 36, 4 से इसको काट देंगे 125 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10.5% का इनकम पाने के लिए आपके शेयर का बाजार मूल्य क्या होगा, तो बाजार मूल्य हो जाएगा 125। लेकिन चूंकि वहां दलाली भी लिखा हुआ है तो आपको दलाली इसमें से हटाना होगा। तो लीजिए ये हमारा हो जाएगा 125। ठीक है, और इसका दलाली आप हटाइएगा, तो दलाली किस पर, दलाली आप हमेशा ही जोड़ते हैं तो शेयर का जो प्राइस होता है ना उस पर। तो देखिए कितने रुपए का शेयर है, 100 रुपए का। अब 100 रुपए के शेयर का क्या हो जाएगा ये, एक मिनट, दलाली बाजार मूल्य पर जोड़ा जाता है और हम बाजार मूल्य ही तो निकाल रहे हैं। तो मेरे दोस्त अभी तक अगर दलाली को छोड़ दिया जाए तो बाजार मूल्य 125 ही दिख रहा है ना, तो यही जो 125 रुपए हमारा बाजार मूल्य है इस पर आप दलाली जोड़ेंगे 1/4%। ठीक है, अब 1/4% तो 4 से आप भाग दे दीजिए, यहां पर 5। ध्यान से देख लो, 4×3=12। कुछ तो प्रॉब्लम हो गया भाई, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया, जो मेरे एडवांस मैंने सोच लिया, कुछ एडवांस सोच लिया, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। सोचने में गड़बड़ी यहां पर हुआ, यही चीज सोचने में हुआ गड़बड़ी। आप कहिएगा सर तो अगर गड़बड़ी हो गया तो ये गड़बड़ी हमसे भी हो सकता है। हाँ, अगर हड़बड़ी में रहेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपको ये चीज कंफर्म होना पड़ेगा, ऐसे आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, काफी दिनों के बाद डिस्कशन में आए हैं, है ना। अगर थोड़ी असुविधा भी हो तो हेडेक नहीं लेना है, लेकिन मैं बिना कंफर्म किए, बिना आपको सेटिस्फाई किए आगे बढ़ूंगा नहीं। सबसे पहले आप ये देखिए, इतना का इनकम लेने के लिए आपने ये पैसे इन्वेस्ट किया, इतना का इनकम लेने के लिए आपने ये पैसे इन्वेस्ट किया, तो 100 रुपए का जो शेयर है उस पर 10.5 का आपको इनकम आना है, यानी 21/2 का इनकम आना है। तो 21/2 का इनकम लेने के लिए हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा, 125 रुपए हमें इन्वेस्ट करना होगा। तो देखिए ई जो अभी हमारे पास आया है ना मेरे दोस्त 125, ये वो पैसा है जो हमें मार्केट में लगाना होगा। ठीक है, अब ये पैसा हम मार्केट में जब लगाएंगे तो कितने रुपए का शेयर मेरे पास आएगा, 100 रुपए का शेयर, यानी 100 रुपए का शेयर खरीदने के लिए मुझे पैसा लगाना होगा 125। अब क्या है, हम जो खरीदेंगे तो किसी दलाल से खरीदेंगे, तो दलाल से खरीदेंगे तो उसको दलाली भी तो देना होगा। आप कहोगे हाँ, तो मेरे दोस्त अब समझो कि दलाली किस पर दिया जाता है। जैसे मान लो कि मैंने कोई कंपनी बनाई, अब कंपनी बनाई उसमें ढेर सारा पैसा लगना था, मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने क्या किया, जितना पैसा उस कंपनी में लगना था उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया, और वो चीज मार्केट में मैंने अपना स्कीम शो किया,
तो जो लोग हमारे कंपनी में इंटरेस्ट दिखाएंगे वो हमारे कंपनी में पैसे लगाएंगे। तो पैसे कैसे लगाया जाता है? वही शेयर खरीद करके। तो याद रखना, कंपनी अपने शेयर का जो मूल्य निर्धारित करती है उस मूल्य पर दलाली लगता है। तो ये जो 125 है ना, ये हमने इन्वेस्ट किया है, कंपनी ने अपने शेयर का प्राइस ये निर्धारित नहीं किया है। कंपनी अपने शेयर का प्राइस 100 रुपए निर्धारित किया है। 100 रुपए का शेयर खरीदने के लिए मुझे 125 रुपए पे करना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है, हम डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीदेंगे तब ना 100 रुपए, लेकिन हम किसी दलाल के थ्रू खरीदेंगे तो वहां पर तो हमको ज्यादा पैसा देके ही खरीदना होगा, अगर कंपनी का शेयर बेनिफिट में जा रहा होगा। तो यहां पर 125 रुपए इन्वेस्ट करके हम 100 रुपए का शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें इसमें 1/4 की दलाली देना होता है, तो दलाली उस प्राइस पर दिया जाता है जो प्राइस कंपनी ने अपने शेयर का फिक्स किया है। तो देखिए, अपने शेयर का कंपनी ने कौन सी प्राइस फिक्स किया है? 100। तो इसी 100 पर, यानी कंपनी ने अपने शेयर का जो प्राइस फिक्स किया है उसी पर दलाली लगेगा। यानी आप यहां से देखेंगे तो 0.25, ठीक है, 0.25। अब आप देख लीजिए, 125 रुपए हमें पे करना था, जिनमें 0.25 अगर हमारा दलाली ही जाएगा, इसका मतलब रियल में हमने क्या इन्वेस्ट किया? 124.75। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। अब हो गया ना? अब हंसो मत, अब ध्यान दो। अब इसको देखो, 8 पुरुष और 10 औरत में से 5 पुरुष और 6 औरत की कमेटी, औरत थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है बोलना, है ना, वोमेन ही बोलते हैं। 8 men and 10 वोमेन में से 5 men and 6 वोमेन की कमेटी बनाना है। कितना कमेटी बनाया जा सकता है? तो आप देखिए, एक्चुअल में कमेटी आपको बनाना है 5 और 6, यानी 11 मेंबर कमेटी, 11 मेंबर्स कमेटी, 11 मेंबर्स कमेटी बनाना है। कैसे? तो जो हम कमेटी बनाने जा रहे हैं उसमें 5 मेन होना चाहिए और 6 वोमेन होना चाहिए, ठीक है। अगर 5 मेन होना चाहिए तो हमारे पास मेन है कितने? 8। अब इसी 8 में से कोई 5 मेन होगा, ठीक है, और 6 वोमेन, तो टोटल वोमेन कितने हैं? 10। इसी में से कोई 6 वोमेन होंगे, और टोटल आपको कमेटी बनाना है। आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी इस 8 में से 5 को चुनना था और इस 10 में से हमें 6 को चुनना था, तभी तो 11 लोगों की कमेटी बनेगा। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 8C5 सॉल्व करिए, चाहे 8C3 सॉल्व करिए, एक ही बात है। 10C6 सॉल्व करिए, चाहे 10C4 सॉल्व करिए, एक ही बात है। आप कहिएगा वो कैसे? तो आपको पता होना चाहिए कि NCR बराबर होता है NCN-R। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को सॉल्व करेंगे सेम ही चीज आएगा। अब यहां से देखो, 8, 7 and 6, और 3 को ले जाएंगे 1 तक, ठीक है। फिर देखिए यहां पर 10, 9, 8 and 7, और नीचे 4 को कहां तक ले जाएंगे? तो इन्हें ले जाएंगे 1 तक। अब जो कटने वाला है काट लो, यहां 6 से 6 चला गया, 8 से 56 हो जाएगा, 4 2 8 से 8 चला गया, और ये मेरा 3 हो जाएगा, 7 3 21, ये मेरा 210 हो जाएगा। 0 हो गया, 21 और 6 126, ठीक है, बचेगा कितना? 12। 21 5 105, उसमें 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 117। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, स्टॉक एंड शेयर्स का मैंने एक क्लास तो लिया है, एक क्लास में और ले लूंगा, आप निश्चिंत होकर रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त। आज काफी दिनों के बाद आपकी सेवा में आया हूं ना, 1-2 दिन जैसे ही क्लास होगा हम पुराने रूप में फिर से फॉर्म में लौट जाएंगे, और फिर देखना कि क्या मजा आता है क्लास करके, काफी अच्छा आपको लगेगा। देखो, एक थैली में 2 लाल 3 हरी और 2 नीले गेंद हैं, इनमें से 2 गेंद निकाला जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि निकाली गई गेंद में से कोई भी नीला नहीं होगा? अब देखो, निकाली गई गेंद में से अगर नीला नहीं होगा, इसका मतलब हरा और लाल में से होगा, है। अब हम 2 गेंद निकालेंगे, अगर वो नीला नहीं होगा तो हरा और लाल में से होगा, तो हरा और लाल मिलके कितना है? 3 2 5, ठीक है। इसी 5 में से कोई 2 होगा,
इसी 5 में से कोई 2 होगा, जबकि हम निकाले हैं किस में से, तो निकाले हैं टोटल 7 में से कितना, 2। 5c2 क्या हो जाएगा, nc2 होता है n इंटू n माइनस 1/2। बच्चा थोड़ी ना है, सीधे करिए ना, n इंटू n माइनस 1/2, नीचे भी हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2, क्या हो जाएंगे, ऊपर 10 और नीचे 21। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप में से जितने लोगों ने आंसर लाया होगा करेक्ट रहा होगा। ठीक है भाई, आओ अब देखो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 15 की ओर आइए, 15 देखते हैं। एक मीनार के एक ही ओर 2 पॉइंट ए और बी पर वस्तुएं रखी हुई हैं। मीनार के टॉप से देखने पर इन दोनों वस्तुओं का अवनमन कोण 45 और 60 बनता है। यदि मीनार की ऊंचाई 150 हो तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगा, अगर √3 का मान 1.732 है। अब देखिए, ये हमारे पास एक मीनार है, ठीक है। मीनार के टॉप पर कोई व्यक्ति बैठा है, 2 वस्तु जो मीनार की एक ही ओर है, एकदम एक दूसरे के पीछे है। अब देखिए, यहां से पहली बार यहां से क्या किया इसने, दोनों वस्तु को देखा। दोनों वस्तु को देखेगा तो आंख पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एक एंगल हमारा बन गया है 45 और एक एंगल बन गया हमारा 60, ठीक है। मीनार का हाइट कितना है, तो मीनार का हाइट है 150 मीटर। हमसे कहा दोनों वस्तु के बीच की दूरी क्या होगा, ये दूरी मांग रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है। कैसे, अब ये देखिए, यदि ये इसके पैरेलल है तो ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। ये 45 है तो यहाँ 45 होगा, और ये हमारा 60 है तो ये 60 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, 60 के लिए परपेंडिकुलर कितना, √3, और बेस कितना, 1। ओके, 45 का मतलब क्या है, जितना बड़ा परपेंडिकुलर उतना ही बड़ा बेस। तो परपेंडिकुलर √3 है तो हमारा बेस भी क्या होगा, ये √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा √3 जिसमें ये 1, तो ये हमारा होगा √3 - 1, ठीक है। अब देखिए, हमें मालूम क्या है, हमें मालूम है √3 का वैल्यू। तो यहां से अगर हम काम करेंगे √3 का वैल्यू, तो √3 का मान कितना, तो √3 का मान 150। एक रेशियो का मान क्या होगा, ये 50√3। जब एक का मान 50√3 है, हमें दोनों वस्तु के बीच की दूरी निकालना है, क्या हो जाएगा, √3 - 1 इसका मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इस √3 - 1 का वैल्यू क्या होगा, जब एक का वैल्यू इतना है तो √3 - 1 का वैल्यू हो जाएगा 50√3 और इंटू √3 - 1। तो यहां से ये 50, ये 3, √3 इंटू √3, और यहां हो जाएगा √3। बोलिए 50 और ये 3 माइनस √3 का वैल्यू क्या होगा, √3 का वैल्यू होगा 1.732, ठीक है। अब यहां से ये 50 और इनमें से ये घटेंगे, 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। 5 से मल्टीप्लाई आप जैसे यहां पर करेंगे, 0 8 5 40, और ये 30 4 34, 10 3 13, और 5 एकम 5 1 6। कितना भाई, 3 अंक पहले डेसिमल डालना है, ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। सोचने की कोई बात नहीं है। अब कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन का कोई उपाय नहीं है, ठीक है। ये था हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव तो होंगे नहीं, कुछ ही क्वेश्चन कैलकुलेटिव होंगे। जो कैलकुलेटिव होगा उसको कैलकुलेशन करेंगे, बाकी जो उड़ाने वाला होगा उसको उड़ाएंगे। अब देखिए, जैसे ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1.5 मीटर और 2.5 मीटर लंबी है। इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी इतना है, तो बताइए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ये ट्रेपेजियम क्या है, एकदम ध्यान से। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिनमें एक पेयर साइड पैरेलल होते हैं। पैरेलल साइड हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर, और ये पूरा का पूरा ये कितना, ये हमारा 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर, ठीक है। और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये हमारे पास 6.5 मीटर है। आप सब जानते हैं इसका एरिया क्या होता है,
1/2 क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड यानी 6.5। ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2, और ये 6.5 यानी आपके पास आंसर हो जाएगा 13। तो 13 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, बाकी कुछ यहाँ से क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ जाते हैं। आइए थोड़ा सा 2-3 पॉइंट आपको बता दें, जिससे कि क्वेश्चन जब भी यहां से आए तो आपसे दिक्कत ना हो बनने में। 2-3 पॉइंट का हम लोग डिस्कस कर लें ताकि ट्रेपेजियम से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, ट्रेपेजियम से आपको क्या क्या सवाल बन सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, उस पर थोड़ा सा बात करें। देखिए, सबसे पहले ये रहा एक ट्रेपेजियम। आप ट्रेपेजियम में ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्या ट्रेपेजियम के अंदर अगर पैरेलल साइड दिया हुआ है और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इनका सबसे पहले एरिया 1/2 पैरेलल साइड का सम और इनटू हाइट। दूसरा पॉइंट ट्रेपेजियम, ठीक है। अब ट्रेपेजियम के अंदर अगर आप ये डायगोनल खींच दिए हैं, ये आपका ए है, बी है, सी है और डी है, तो आपको ध्यान रखना है ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को एक ही रेशियो में बांटते हैं, यानी कि AO बटा OC, OA और बटा OC बराबर होगा OB बटा OD के, OB और बटे OD के। ध्यान रखना, OA बटा OC, OB और बटा OD, आराम से आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखो क्या क्या प्रॉपर्टी जिसके अंदर और है। ट्रेपेजियम के अंदर अगर आपने नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट, नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को यदि आप मिला दिए, ये मेरा A है और ये मेरा B है, ठीक है, और आपको इसका अगर वैल्यू फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल साइड के योगफल का आधा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते रहना। फिर से आपके सामने मैं एक और ट्रेपेजियम बनाता हूं, ये रहा ट्रेपेजियम। इस बार आपने क्या किया, एक डायगोनल खींचा, यहां से भी एक डायगोनल खींचा। ध्यान रखना, किसी ट्रेपेजियम के दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, अगर ये x है और ये मेरा पैरेलल साइड A और B है, तो इस x की जो वैल्यू होगी वो पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा हो जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा ट्रेपेजियम में ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है बड़ी प्यार से। अब देखो दोस्त, ये हमारा एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, इसका एरिया अगर A1 है और इसका एरिया A2 है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस त्रिभुज का एरिया होगा रूट के अंदर A1 A2, ठीक है, और जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, ये हमारा A1 A2 हो जाएगा। यानी कायदे से समझा ये जाए कि एक ट्रेपेजियम के अंदर जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं उस पर बनने वाले ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट आपको बता देते हैं जिसे आप ध्यान रखिएगा, टाइम आएगा तो काम आएगा आपको। एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल है, ठीक है, ये पैरेलल साइड आपका A और B है, नॉन पैरेलल साइड आपका X और Y है, और डायगोनल D1 और D2 है। आपको दोनों डायगोनल और इसके चारों साइड में रिलेशन दिखाते हैं। क्या रिलेशन हो सकता है, दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम क्या होगा, नॉन पैरेलल साइड के स्क्वायर के सम और प्लस 2 इंटू पैरेलल साइड का प्रोडक्ट, यानी दोनों विकर्ण के वर्गों का योगफल और समांतर भुजा के वर्गों का योग प्लस 2 इंटू पैरेलल साइड का प्रोडक्ट। आई होप कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये मैंने 2-3 पॉइंट आपको बताया जो कि काम देगा जब भी आपके सामने क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्या है, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 26 सेमी है और इसका एक विकर्ण 48 सेमी है, तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा। आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक रोम्बस की क्या खासियत है। रोम्बस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी चारों साइड इक्वल होता है और इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। लीजिए, इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं।
ठीक है। इसका एक साइड है 26, अब एक साइड 26 है तो सारे साइड 26 होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डायगोनल 48 है, तो जो डायगोनल 48 है वो बाइसेक्ट होकर 24 24 हो जाएगा। अब मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि बताओ भाई, क्या आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? आप कहोगे हाँ जी सर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज 26 है और ये 24 है, तो क्या ये ट्रिपलेट से 10 नहीं होगा? 10 24 26 ये तो ट्रिपलेट होता है। अब ये 10 है तो ये भी आपका 10 हो जाएगा। तो आपने यहां से देखा एक डायगोनल आपका 48 है और सेकेंड डायगोनल कितना है? तो ये आपका 20 है। क्या चाहिए आपको? इसका एरिया चाहिए। आप यदि इसका एरिया लेने जाओगे तो क्या होगा? 1/2 ये D1 और इंटू D2। ठीक, यहां से देख लो 240 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप में से जिनको 240 आया होगा, करेक्ट रहा होगा। अब क्या है कि आपको रोम्बस से रिलेटेड भी ये बात पता होना चाहिए, रोम्बस में एरिया फाइंड करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। अब जैसे देखिए रोम्बस है, ठीक है। अब यहां पर हमें इसका साइड दे दिया और सामने वाले वर्टेक्सेस पर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट दे दिया। अब अगर इस रोम्बस का एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। ठीक है, एक और रोम्बस है, इस रोम्बस पर भी विचार करिए। ये देखिए, ये रहा रोम्बस। अब इस रोम्बस के अंदर ये इसका साइड दे दिया है, ठीक है, और एक एंगल दे दिया है। इस स्थिति में अगर इसकी एरिया पूछा जाएगा तो A² sin थीटा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको पता ये होना चाहिए कि हम ये सवाल बनाएंगे कैसे, और दूसरी बात रोम्बस के अंदर और क्या क्या हो सकता है। 480 हो जाएगा, हाँ 480 हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 480 हो जाएगा। वेरी गुड, 480 आया होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा आपका। चलो अब 18 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। आप लोग भी आंसर दिया कीजिए, बताइए क्या क्या आंसर आएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 14 सेमी है, उसके फर्श का क्षेत्रफल इतना है, इसे बनाने में 1.1 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा? सबसे पहले आपके सामने एक कोन है मेरे दोस्त, कौन समझते हैं ना, एक शंकु है। ये रहा एक शंकु, ठीक है। इस शंकु की ऊंचाई कितनी है? इस शंकु की ऊंचाई इसका 14 सेमी है, ठीक है। अब आप सोच लो एक चीज, 14, मेरे दोस्त ध्यान दो, इसको समझना भी होगा अच्छे से। देखो अच्छे से, देखो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन, अजीब बात है, ये इंफॉर्मेशन भी हमारा मीटर में ही है मेरे दोस्त, ये सेमी में नहीं है। ये भी मीटर में ही है, ये भी मीटर में ही है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले शंकु के फर्श का एरिया दिया हुआ है। अगर इसकी रेडियस को r मान लें तो आपको पता होना चाहिए एक कोन का बेस जो है ना वो सर्कल से बना होता है, तो कोन के बेस का जो एरिया होगा वो सर्कल का एरिया है। कितना दिया हुआ है? 346.5, इतना मीटर स्क्वायर। 22/7 ये मेरा r², ये हो जाएगा 346, डेसिमल हटाइए नीचे 10 आएगा, इतना मीटर स्क्वायर। यहां से कुछ कटने वाला है तो काटिए। अब देखिए 11 11 तिया 33 बचेगा 1, 11 एकम 11, 11 बचे, और यहां से 11 से 2 बार में जाएगा, ठीक है। अब यहां से देख रहे हैं कि 2 बचे और ये क्या होगा, 5 6 और 5 3, फाइनली r² का वैल्यू क्या होगा? अब 7 से इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 441, और 2 दूनी 4, नीचे हो जाएगा 4। तो यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगा? 21/2, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 21/2 इस क्वेश्चन आंसर बोल रहे हैं। अभी आपका रेडियस आया है, ठीक है। अब जानते हो, अब रेडियस आ गया हमारा 21/2। आपको एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन आप समझिए। क्वेश्चन, ये जो शंकु है ना, इसको बनाना है कपड़ा से। तो कपड़ा से बनाएंगे तो कपड़ा कहाँ रहेगा? सिर्फ और सिर्फ लेटरल सरफेस पर, यानी लेटरल सरफेस का एरिया निकालना होगा, वक्रपृष्ठ एरिया निकालना होगा,
तब हमें पता चलेगा इसको बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता हुआ होगा। ठीक है, तो लेटरल सरफेस में तो एल की जरूरत होगा, तो यहां आपको एल फाइंड करना होगा। एल बराबर एच स्क्वायर 196 प्लस आर स्क्वायर 21/2 यानी कि 441 और बटे में 4 हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व करने जाएंगे, 4 तो ये आपका 1225 और बटे 4 दिखेगा, जो कि 35 और बटे में मेरे दोस्त ये 2 दिखेंगे। तो ये हो गया हमारा एल। ठीक है, अब क्या चाहिए, तो अब आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा, कपड़ा का एरिया निकालना होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया शंकु का होता क्या है, शंकु का लेटरल सरफेस होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर कितना, आर हमारे पास 21/2 मीटर है और एल निकला है 35/2। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि भाई इतना मुझे कपड़े की जरूरत होगी, ओके, और ये कपड़ा हम मार्केट खरीदने जाएंगे। तो जब हम मार्केट खरीदने जाएंगे ना ये कपड़ा, तो मार्केट में ये कपड़ा 1.1 मीटर चौड़ा मिलेगा। तो कितना मीटर लंबा खरीदना होगा आप ही सोच लीजिए। बचपन में जब आप शर्ट पैंट का कपड़ा लेने जाते होंगे, तो वो कपड़ा मार्केट में क्या होता था, एक बड़ा सा डंडा में लपेट के रखा हुआ होता था, और आप यहां से दर्जी के द्वारा, टेलर के द्वारा पूरा अपना शरीर का मापना लेकर के वहां पहुंचते थे। वो क्या करता था, उस बड़े से डंडे जिसमें आयताकार कपड़ा लपटा हुआ है उसको खोल देता था और नाप के काट देता था। आप कभी ये सोच पाए कि वो किस आधार पे काट रहा था, तो उस कपड़ा का पहले से चौड़ाई फिक्स होता था। ठीक है, अब कितना लंबा चाहिए बस वो काट के आपको दे देता था। तो उसके लिए वो करता क्या था, तो कपड़ा का जितना एरिया टेलर ने आपको दिया है उस एरिया में वो चौड़ाई से भाग देता था, क्योंकि उस कपड़ा की चौड़ाई फिक्स होती थी। चौड़ाई से भाग दिया वो कपड़ा में, लंबाई निकला, बस लंबा काट के आपको दे दिया। तो वही चीज आपको यहां भी करना है। इतना मुझे कपड़ा चाहिए, लेकिन ये कपड़ा मार्केट में एल इंटू बी के फॉर्म में ही मिलेगा। तो हमें एल कितना चाहिए होगा, कितना लंबा चाहिए होगा, अगर चौड़ाई पहले से 1.1 फिक्स है। ये हमारा 22/7 है, 21/2 हो गया, और ये 35/2 है। अब देख लीजिए, यहां से आप जैसे ही हटाइएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब देखो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, और कोई कटने वाला है क्या, 11 दूनी 22 कटने वाला है, 2 से 2 हमारा चला जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से हमारे पास 5 हो जाएगा, यानी फाइनली 5 15 और 15 ये हमारा 35 हो जाएगा। आप समझ लीजिए 15 5 75 और 15 3 45, 45 और 7 कितना 1। यानी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था। दिली मिस्टेक किए थे कैलकुलेशन में। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था मेरे दोस्त, लेकिन क्या कीजिए, काम तो करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन कितना भी कैलकुलेटिव दे दिया जाए, आपको काम करना होगा। बिना काम किए कोई उपाय नहीं है दोस्त, काम हर हालत में करना होगा। चलिए इस पर आइए, इसको देखिए। 10 प्लस साइन बाय 10 माइनस साइन बराबर k प्लस 1 बाय k माइनस 1। तो बोलिए k का मान क्या होगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं 10 प्लस साइन और बाई में 10 माइनस साइन बराबर k प्लस 1 और बाई k माइनस 1। ठीक है, आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाइए। आपको ये बात पता होगा कि a प्लस बी बाई ए माइनस बी और बराबर अगर 5/1 है, ठीक है, और यहां अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो क्या होता है, जो पहले है वो ऊपर बचता है, जो बाद में है वो नीचे बचता है। क्या हो जाएगा, अंश प्लस हर और बटा अंश माइनस हर। ठीक है, क्यों मैंने आरएचएस में दिखाया, तो जो इधर आपने किया ना वही चीज इधर करने के बाद ये आता है, जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे, तभी सीएनडी लगाने का फायदा होता है। अब यहां भी सीएनडी लगाएंगे तो जो ये पहले है वो हमें ऊपर दिखेगा, जो बाद में है वो हमें नीचे दिखेगा। यहां भी जो पहले है ऊपर दिखेगा, जो बाद में है वो नीचे दिखेगा। यही हमारा सीएनडी है। ठीक है भाई, बाकी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, अंश प्लस हर बटा अंश माइनस हर, अंश प्लस हर बटा अंश माइनस हर। उतना करने का कोई फायदा नहीं है, बस ध्यान रखना है, आराम से हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है जी,
टेन थीटा होता है साइन बाय कॉस, और नीचे पहले से साइन है, बराबर हो जाएगा के बटा वन। अब आप यहां से देख लो, साइन से साइन मेरा चला जाएगा, अब के बराबर क्या हो जाएगा, वन बाय कॉस यानी कि सेक, वन बाय कॉस यानी कि सेक। तो यहां से के का मान सेक हो जाएगा। आप में से जिनको सेक आया होगा करेक्ट आंसर रहा होगा। आइए अब 20 नंबर क्वेश्चन पर, इसको देखते हैं। एक समषष्टभुज को किसी वृत्त के अंदर खींचा गया, वृत्त के क्षेत्रफल और समषष्टभुज के द्वारा इसके नहीं घेरे गए हिस्से के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कोई बात नहीं, देखिए हमारे पास एक सर्कल है और इसमें अगर हम 1 2 3 4 5 6 बनाना हेक्सागन है, तो देख लो ध्यान से। ये देखो, ये हमारा हो गया एक सर्कल के अंदर रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, अब रेगुलर हेक्सागन है, कहीं ना कहीं सर्कल का सेंटर होगा। आप इनको यदि मिलाते हैं तो ये 6 सर्वांगसम समबाहु त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, आप इनकी साइड को ए मान लीजिए। अगर आप इनकी साइड को ए मानते हो, ध्यान से देखना, इनकी साइड को अगर आप ए मानते हो, जो आपने हेक्सागन का साइड माना है वही तो सर्कल का रेडियस भी है। तो यहां से सर्कल का एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहां से हेक्सागन का एरिया क्या होगा, तो हेक्सागन 6 समबाहु से बना होता है, तो 6 गुने समबाहु का एरिया √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3/2, तो 3√3/2 ये ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हेक्सागन का एरिया। मुझे क्या बोला है, मुझे कहा कि सर्कल का एरिया और साथ में सर्कल का एरिया लेना है और जो हेक्सागन से बाहर है उसका एरिया हमें लेना है। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई ए स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। और हेक्सागन के बाहर, तो हेक्सागन के बाहर का क्या होगा पार्ट, तो देखिए हेक्सागन के बाहर का जो पार्ट है, हेक्सागन के बाहर का जो पार्ट है इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो सर्कल के एरिया में से हेक्सागन के एरिया को हटा दीजिए, तो सर्कल का एरिया हमारा हो जाएगा पाई ए स्क्वायर और हेक्सागन का एरिया कितना है 3√3/2 और ये मेरा ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप ए स्क्वायर जैसे ही कॉमन करते हैं तो ये हमारा कैंसिल आउट होगा। एलसीएम लेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 2 पाई हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 पाई माइनस 3√3। तो 2 पाई और 2 पाई माइनस 3√3 यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हो गया, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 20। अब चलते हैं 21 नंबर की ओर। 21 को देखिए, 7a माइनस 7/a बराबर +4 बराबर 0, aq माइनस 1/aq माइनस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहां से आपको थोड़ा सा देखना होगा। 7a माइनस 7/a बराबर 4 है, तो एक काम करिए ना, 7 कॉमन कर लीजिए, a माइनस 1/a हो जाएगा और +4 इस पर आके -4 हो जाएगा। यहां से a माइनस 1/a का मान होगा -4/7। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि a माइनस 1/a का मान अगर m है तो aq माइनस 1/aq क्या हो जाएगा mq प्लस 3m। इतना तो आपको पता ही होगा, बस यही काम तो करना है। तो आप सबसे पहले ये फाइंड कीजिए, तो a माइनस 1/a का मान समथिंग aq माइनस 1/aq क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/7 इसका क्यूब और प्लस 3a माइनस 4/7 और माइनस कितना 1। अब यहां से आप देख लो माइनस का 64 और ये हो जाएगा 343। ठीक है, और यहां ये आपका -12/7 और -1। बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप
जैसे ही इसको ऐड करते हैं ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 995 और बटे 343, क्योंकि हमें यहाँ पर सब कुछ जुड़ता नजर आ रहा है और ऑप्शन का एलसीएम 343 केवल यही दिख रहा है और जोड़ने से मेरे दोस्त अप्रॉक्स आपको यहाँ पहुंच जाएगा, अप्रॉक्स एग्जैक्ट पहुंच जाएगा, आप जोड़ के देख लीजिए। ठीक है, चलो ये मेरा 21 था, अब हम 22 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 22 क्या है। हमें कह रहा है कि एक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दूसरे बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का 350% है। यदि यदि इनकी रेडियस 3:1 के रेशियो में है तो छोटे आकार वाले बेलन का आयतन बड़े आकार वाले बेलन का लगभग कितना प्रतिशत है? बड़े आकार वाले बेलन की तुलना में छोटे आकार वाले बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई कम है। कोई बात नहीं, अब देखिए ना, रेडियस हमारा 3 और मेरे दोस्त 1 दिया हुआ है। ठीक है, वक्रपृष्ठ एरिया की बात कर रहे हैं सिलेंडर का वक्रपृष्ठ एरिया होता है 2 पाई आर एच, तो एक का आर कितना है 3 और एच नहीं पता, H1 मान लीजिए, और इसका भी वक्रपृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर एच, इसका आर 1 है और एच नहीं कुछ मालूम तो H2 मान लीजिए। तो हमें यह कहा गया कि पहले का जो वक्रपृष्ठ है वो दूसरे के वक्रपृष्ठ का 350% के लिए 00। ठीक है, आप कर दीजिए बराबर, पहले का वक्रपृष्ठ दूसरे के वक्रपृष्ठ का 350% है। अब यहां से हम देखेंगे कि 2 पाई से 2 पाई हमारा चला गया, H1 और बाय H2 क्या हो जाएगा, तो ये मेरा 350 है और ये 3 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 300 हो जाएगा। 1 0 0 गया, 7 5 35 और 6 5 30, ये हमारे रेडियस का हाइट का रेशियो आ गया। ये हाइट है इसका और ये हाइट है इसका। ठीक है, अब आगे क्या लिखता है, हमें कह रहा है कि छोटे आकार के बेलन का आयतन बड़े आकार के बेलन का कितना प्रतिशत होगा। तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम का रेशियो बताना है ना, छोटा का वॉल्यूम बटा बड़े का वॉल्यूम इंटू 100, प्रतिशत ही तो मंगा है, तो छोटे का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई छोटी आर स्क्वायर और एच, छोटा का एच कौन सा है, ये H2 ना, H2 हमारे पास 6 है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया और ये पाई आर स्क्वायर एच, तो बड़ी एच बड़ी एच कितना है 7 आर स्क्वायर एच और इंटू 100। आप मन ही मन सोचेंगे कि तुमको कैसे पता था कि छोटा का आर एच 1 और 6 होगा, बड़ा का आर एच 3 और 7 होगा। तो स्पष्ट यहां लिखा है कि बड़े आकार वाले बेलन की तुलना में छोटे वाले की त्रिज्या ऊंचाई कम है, यानी रेडियस एंड हाइट छोटा वाला का बड़े वाले से कम है, इसलिए रेडियस और हाइट जो बड़ा बड़ा है वो बड़े वाले को देना होगा और छोटा छोटा जो है वो छोटे वाले को देना होगा। आप आराम से कैलकुलेट कर लो, नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे यह तुम्हारा 600 और बटे में क्या दिखेगा जी 963%। आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपको 9.52 अप्रॉक्स आपको इतना दिखेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं 23 की ओर। 23 नंबर सवाल देखिए, पानी दूध के एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से डबल है। तो देखिए मिल्क और वाटर, दूध की मात्रा पानी का डबल है, पानी को 1 मान लीजिए, दूध 2 हो जाएगा। हमें कहते हैं गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए घोल में 90% दूध होना आवश्यक है। तो जिस वक्त 90% दूध होगा उस वक्त 10% पानी होगा, यानी कि 1 और ये हमारा 9 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अब इनिशियल में क्या था, मिल्क की मात्रा पानी का डबल, लेकिन कहा गुणवत्ता पर खरा उतरने के लिए 90% मिल्क होना चाहिए, तो 10% वाटर होगा, यानी कि 9:1 हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि गुणवत्ता पर खरा उतरने के लिए कितना लीटर दूध मिलाया जाना चाहिए। अब देखिए मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, इस मिल्क एंड वाटर का ये रेशियो है, होना ये चाहिए, लेकिन मिलाने की बात दूध का कर रहा है। तो अगर आपको दूध मिलाना है तो पानी की मात्रा सेम होना चाहिए। तो देखिए पहले से ही सेम है, तुरंत पता चल जाएगा दूध कितना मिलाया गया, तो दूध आपका 7 मिलाया गया। अब क्या कहता है, यदि मिश्रण का आयतन भी है तो कितना दूध मिलाया गया, आंसर भी के रूप में। तो मिश्रण का आयतन भी कहने का मतलब
पहले आयतन भी था। तो 2 और 1 वॉल्यूम आपका कितना, 3 वॉल्यूम मतलब वजन। तो मिश्रण का इनिशियल वॉल्यूम जो आपका 3 है वही चीज आपको भी दिया हुआ है, तब तो 1 रेशियो का मान क्या होगा, v/3 हो जाएगा। और अब आप यहां देखिए दूध कितना मिलाया गया, 7, 1 का मान v/3, तो 7 का मान क्या होगा, 7v/3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आप में से जिनके सही होंगे ये आंसर आ रहे होंगे 23, वो करेक्ट रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 24 नंबर पर आते हैं। 24 नंबर सवाल वेरी सिंपल है। सपोज एबीसी में AB और AC को D और E तक बढ़ाइए। देखिए मेरे दोस्त, ये हमें ये कह रहा है कि ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, AB को D तक बढ़ाइए, AB को D तक बढ़ाइए और AC को कहां तक, E तक बढ़ाइए, है ना, इसको E तक बढ़ाइए। अब क्या लिखता है, CBD का बाइसेक्टर, CBD यानी इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, और BCE इसका बाइसेक्टर जहां पर मिलेगा, ये मेरे दोस्त हमारा एक्सो सेंटर है और हमें कह रहा है कि ये मेरा 72 है, तो यहां वाली एंगल क्या होगा। वेरी सिंपल है, 90 माइनस a/2 होता है, तो हो जाएगा 90 और माइनस 72/2, है ना। तो रिजल्ट कितने हो जाएंगे, 54, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो आप सबको पता है, कोई दिक्कत है नहीं, नॉर्मल सा सवाल था ये। इस पर आइए, ये क्या है, साइन प्लस कॉस 1/2√2, हमें साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 मांग रहा है। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन कोई बात नहीं, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। देखो आप बोथ साइड स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, और इधर हो जाएगा 1 और 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो मेरा 1 होता है। आप कहोगे हाँ जी सर, तो सबसे पहले साइन a इंटू कॉस a कैसे निकलेगा। अब देखो ये 1 जाके इधर घटेगा ना, -7/8 हो जाएगा, और ये वाली जो 2 है ना वो इस पार जाके गुणा हो जाएगा नीचे में। पहले तो 1 जाके घटाओ, -7/8 आएगा, 2 इधर गुना में इधर आके भाग में आ गया, 16 हो गया। साइन इंटू कॉस हमारा -7/16 हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए पहले वो देखो। अब आप इस पर थोड़ा बात करो कि आखिर ये क्या है। क्या इसको हम साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एग्जैक्टली। क्या हम इसको कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहां देखो ये a² प्लस b² है। अब a² प्लस b² का मतलब क्या होता है, a² प्लस b² का मतलब होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और -2ab, साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर। अब आप देखिए इसका मान तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 इंटू ये एक्चुअल है क्या, साइन कॉस का होल स्क्वायर। साइन इंटू कॉस हमारा -7/16 है, तो यहां पर -7/16 रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और -49 दूनी 98 और बटा 256, ठीक है। अब आप यहां से अगर एलसीएम ले भी लेते हैं, ये हमारा 49 और ये 128, 128 हमारा एलसीएम होगा, 128 में से 49 चला जाएगा, 18 में से 9 गया तो 9 होगा और 11 में से 4 गया तो 7/126, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 26 ने 128, नीचे 128 है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन होगा तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सारे सवाल तो ऐसे ही नॉर्मली तो नहीं हो जाएंगे, कहीं कहीं पे तो आपको काम करना पड़ेगा ना, बिना काम किए कोई उपाय है नहीं ना। चलो धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको देखो, एक विद्यालय के खेल शिविर में 200 विद्यार्थी के लिए 30 दिन का भोजन की व्यवस्था है। यदि पहले दिन 50 और लोग आ जाते हैं खेल शिविर में तो भोजन अब कितना दिन चलेगा। अब आप सोचिए 200 विद्यार्थियों के लिए 30 दिन का भोजन है, लेकिन अब इसी को खाने के लिए 50 लोग और आ जाएंगे, 250 लोग हो जाएंगे, तो कितना दिन यही भोजन चलेगा, कैलकुलेट कर लीजिए।
50 5, 50 4, 5 से जाएगा 6 बार में 24। कितने दिन लगेंगे, सॉरी कितना दिन भोजन चलेगा, 24 दिन चलेगा। नॉर्मल क्वेश्चन है ये। अब इस पर आइए, इसको देखिए ये क्या है। हमें कह रहा है कि सर ये जो सैडेड जोन है ना, चाप ए बी की लंबाई रेडियस का 5 गुना है। देखो मेरे दोस्त, ये हमारा एक सर्कल है और सर्कल के अंदर ये हमारे पास एक सेक्टर है और जिसमें ये है चाप की लंबाई एल। आर नहीं जानते तो आर मान लीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एल का जो मान है, आर के रूप में आंसर दिया है, रेडियस आर ही होगा। यानी चाप की लंबाई जो है ना, वो मेरे दोस्त रेडियस का 5 टाइम्स है। चाप की लंबाई रेडियस का 5 गुना है। हो गया। आपको एक चीज पूछते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हम सभी लोग जानते हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सेक्टर इसके अलावे भी होता है। वो क्या? 1/2 L इंटू आर, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का सेकेंड फॉर्मूला। इस टाइम हम इसी का यूज करेंगे क्योंकि मुझे एल भी पता है और आर भी पता है। तो लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर हम यूज करेंगे 1/2 L और इंटू आर। तो 1/2 L, L कितना है 5 आर, तो यहाँ 5 आर लिखो इंटू आर लिखो, हो जाएगा 2.5 आर स्क्वायर। तो 2.5 आर स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 28 की ओर। काफी दिनों के बाद आप लोगों के साथ हम जुड़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा आज अजीब सा भी लग रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। आप लोग ये बताओ आप लोग को कैसा लग रहा है? इतने टाइम के बाद हम आपकी सेवा में आए हैं और आप लोग भी लाइव हो, तो थोड़ा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा मजा भी आ रहा है। काफी टाइम के बाद यूट्यूब पर आए हैं ना। आप लोग बताओ आपको कैसा लग रहा है? आप अपना थोड़ा विचार व्यक्त करो, फिर हम कैलकुलेशन को लेकर चलेंगे। लगातार क्लास तो करा ही रहे हैं, कराएंगे। चलिए बहुत बढ़िया है, आंसर आप लोग दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। चलो सब लोग आप भी इंजॉय करो क्लास को और मैं भी आपको अच्छे से लेकर चलता हूं। मुझे तो स्वर्ग लोक का अनुभव हो रहा है। ऐसा क्या है, इतना भी ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। आपके आने से एनर्जेटिक लग रहे हैं, दिल में सुकून आ रहा है। ध्यान दो, अब पढ़ते हैं भाई, अच्छा लगा। 3 पाइप पी क्यू और आर एक टंकी को 40 मिनट 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में सभी को एक साथ खोल दिए गए, कितने टाइम के बाद क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी तरह से भर जाना चाहिए? अब देखिए ना, पी भी भरने वाला है, क्यू भी भरने ही वाला है और आर भी टंकी को भरने ही वाला है। ये 3 आपको दिख रहा है, ठीक ना? अब देखिए पी किसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है, क्यू उस टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और आर उस टैंक को 120 मिनट में भर सकता है। सबसे पहले आप टोटल वर्क ले लो। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 480। अब देखो 1 मिनट में ये क्या करेंगे, तो 1 मिनट में ये 12 भरेंगे और 1 मिनट में ये 6 भरेंगे और 1 मिनट में ये आपका 4 भरेंगे। हैं? हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि सर सबको आप एक साथ स्टार्ट कीजिए, पी क्यू आर सबको एक साथ स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्यू और आर को बंद करने कह रहा है, इसका मतलब लास्ट तक कौन चलेगा? लास्ट तक पी चलेगा। तो सवाल हमसे यही पूछा है कि क्यू आर को कितने टाइम के बाद बंद कर देना चाहिए कि आधे घंटे में भर जाएगी। आधे घंटे में भरने का मतलब 30 मिनट में भर जाएगी। तो सवाल है कि 30 मिनट तक कौन चलता रहा? तो 30 मिनट तक पी चलता रहा। अब आप बताओ, अगर मैं बात पी की करूं तो पी यहां 30 मिनट तक चलता रहा। पी की इफिशियंसी है कितना?
1 मिनट में 12 भरने की, तो 30 मिनट में कितना, 360 तो भर देगा। तो 360 अगर पी ने अकेले भरा होगा, इसका मतलब क्यू आर के हिस्से में कितना काम आया होगा, तो 480 में से 360 हटा दो, 120 ये क्यू आर के हिस्से में आया है। ठीक है, क्यू आर के हिस्से में। अब आप देख लो कि क्यू आर दोनों मिलकर अगर 120 भरा है, तो क्यू आर की एक साथ क्षमता कितना है, 6 4 10। अब 10 क्षमता से 120 भरेगा, इसका मतलब 12 मिनट, यानी कि 12 मिनट तक क्यू आर चलता रहा। यानी हम कह सकते हैं कि क्यू आर को 12 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। ठीक है, आत्मा को तृप्ति मिल रही है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए 28 नंबर सवाल था ये, अब हम 29 नंबर की ओर आते हैं। अब देखिए इसमें पाई चार्ट का डायग्राम ही नहीं दिया हुआ है, पाई चार्ट का डायग्राम ही नहीं है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको स्किप करना पड़ेगा। ये 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 रूट 3 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0। थीटा का मान क्या होगा, ऑप्शन मारिए। 45 मारिएगा, रूट 3 मेकअप नहीं कर पाएगा। अगर आप 30 मारते हैं तो फिर यहाँ पर 30 मारेंगे तो सीधा हो जाएगा 1/2, रूट 3 रह जाएगा जो 0 के बराबर नहीं करेगा। 45 में रूट 3 तो आता नहीं है, तो 0 इसको बना नहीं पाएगा। 30 में भी साइन में रूट 3 आता नहीं है, तो ये भी 0 इसको बना नहीं पाएगा। एक ही बच जाता है 60, क्योंकि साइन 60 में रूट 3 आ जाता है, जो कि इसको 0 बना सकता है। तो चेक कर लेते हैं ना, 4 और इंटू साइन 60 रूट 3/2 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 और बटे में 4 माइनस ये हमारा 4 रूट 3 हो गया। अभी देखो साइन 60 कितना होता है, रूट 3/2 और प्लस में 3। देखते हैं क्या वाकई 0 बना पाएगा। यहां से 3 हो जाएंगे, यहां से हमारा 6 हो जाएंगे, प्लस 3 3 3 6 माइनस 6 रिजल्ट क्या, 0। बिल्कुल 0 बना पाया। तो 60 डिग्री ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो 60 डिग्री ने सेटिस्फाई कर दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसको समझिए, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। हमसे कह रहा है कि एक्स क्यू प्लस 1/x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा। मेरे दोस्त आप एक काम कर लो कि यहाँ पर न्यूमरेटर में x कॉमन कर लो, x कॉमन करोगे यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर आप x कॉमन करते हो तो ये x प्लस 1/x हो जाएगा। यहाँ से हम ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे, x कैंसिल आउट कर देंगे, बस यही कर सकते हैं। अब मुझे ये फाइंड करना होगा और ये फाइंड करना होगा, कैसे फाइंड करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, स्क्वायर बारे और अचर पद को इस पार रख लेना चाहिए और बाकी को इस पार फेंक देना चाहिए। स्क्वायर वाले और कांस्टेंट टर्म को रख लेना है और बाकी को उस पार फेंक देना है। ठीक है, और अब बोथ साइड आपको x से डिवाइड कर देना चाहिए। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स हो जाएगा और ये 1 अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 रूट 2 हो जाएगा। x प्लस 1/x का मान 5 रूट 2। ठीक है, आओ जरा सा इसी को बैठा दो यहां पर। x प्लस 1/x का मान 5 रूट 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा जी, तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर और -2, यानी 50 माइनस 2 48। ये हमारा 48 हो जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर में कितना है 5 रूट 2, ये हमारा 5 रूट 2। बहुत कुछ करेंगे तो क्या होगा, रेशनलाइजेशन करेंगे, रूट 2 से गुना करना होगा, रूट 2 से भाग करना होगा, यानी हो जाएगा 48 रूट 2 और बटे में कितने 10, और कुछ करेंगे तो 24/5 और रूट 2। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। चलो 32 नंबर की ओर चलते हैं। इससे पहले आप देख रहे हो तो पीजीटी मैथ्स 11 12 के लिए एक अभ्यास बैच जो सर का चल रहा है, आप में से जिनके भी दोस्त मित्र बंधु बांधव अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे तो ये 4000 प्लस एमसीक्यूज का जो प्रैक्टिस इस बैच के अंदर है, एकदम ऑनेस्टली प्रैक्टिस, आप उन्हें जरूर कह सकते हैं कि इस बैच के अंदर जुड़ करके वो अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। एक कार निर्धारित समय से 4 घंटा देरी से निकलती है, लेकिन 480 किलोमीटर
4 घंटा देरी से निकलती है। अच्छा, लेकिन 480 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ता है। कार की सामान्य चाल क्या होगी? अब देखिए ना, एक काम कर लीजिए, उसकी स्पीड को एस मान लीजिए, सामान्य चाल को, बाद में आपने 10 बढ़ाया है तो हो जाएगा s+10। s+10 हो गया। थैंक यू। अब ये देखिए, ये वाली स्पीड उसकी पहले थी और ये वाली स्पीड उसने बाद में बनाया, तो स्पीड को उसने 10 बढ़ा लिया। तो पहले स्पीड 10 था, सॉरी एस था, अब उसने स्पीड को 10 बढ़ाया। अब जैसी स्पीड को बढ़ाओगे ना, थोड़ा टाइम कम लगेगा, और वही तो वो कह रहा है, निर्धारित समय से 4 घंटा देरी से पहुंचता है। इसी 4 घंटा को मेकअप करने के लिए, है ना, इसी 4 घंटा को मेकअप करने के लिए समय पर अगर पहुंचना है तो जितना आप लेट पहुंचे हैं उस टाइम को तो मेकअप करना पड़ेगा, यानी उतना टाइम आपको बचाना पड़ेगा। तो इसलिए स्पीड बढ़ाया ताकि 4 घंटा जो लेट हो रहा था वो टाइम इसका बच जाए। ठीक है, तो देखो ये क्या है, 2 स्पीड है और दोनों स्पीड से लगने वाले टाइम का ये गैप है। तो आपने डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या कंसेप्ट पढ़ा है कि जब 2 अलग अलग स्पीड से एक ही दूरी जाएंगे और दोनों ही स्पीड से लगने वाले टाइम का डिफरेंस दिया हो तो डिस्टेंस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड 10 और इनटू टाइम का गैप 4, और यही है आपका डिस्टेंस 480। अब यहां से s ये हो जाएगा s+10। ठीक है, 4 से इसको हम काट देते हैं 120, 10 से जाके गुना हो जाएगा 1200। अब आप यहां ऑप्शन रख लीजिए, ऑप्शन आपको सीधा दिखेगा 30, आप इसको 30 रखिएगा, 30 और 10 हो जाएगा 40। अब 30 गुना 40 कितना, 1200, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 1200 हो जाएगा। सामान्य स्पीड इसकी 1200 हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया ये 32 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ 33 नंबर पर। 33 नंबर सवाल देखो, ये क्या है, एक गोलाकार विज्ञापन गुब्बारे से 24 क्यूबिक फीट प्रति मिनट की दर से हवा निकल रही है। अब देखो, हवा के निकलने की जो स्पीड है वो क्या है, तो ये हमें कह रहे 24 क्यूबिक फीट, इसका मतलब हुआ 24 फीट क्यूब प्रति मिनट, प्रति मिनट, यानी 24 क्यूबिक फीट प्रति मिनट के हिसाब से एयर बाहर निकल रही है। ठीक है, गुब्बारे से, गुब्बारे का रेडियस कितना है 8, कहता है गुब्बारे को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। आप नियरेस्ट आंसर दीजिएगा, पाई का मान 3.14 लेकर के। सबसे पहले मेरे दोस्त हमें यह पता चलना चाहिए कि इस गुब्बारे के अंदर एयर कितना है, इस गुब्बारे के अंदर कितना एयर है, तो इसके लिए आपको वॉल्यूम निकालना होगा। गुब्बारा यानी गोला, गोला का वॉल्यूम क्या होगा 3/4 पाई, तो पाई हमारा 3.14, आर क्यूब 5, 8 का क्यूब 512, तो इतना फीट क्यूब हो जाएगा। इतना फीट क्यूब मतलब इतना एयर जो है ना वो गोले के अंदर है, और यही एयर निकल रहा है किस रेट से, 24 फीट क्यूब प्रति मिनट, प्रति मिनट। अब देखिए ना, फीट क्यूब से फीट क्यूब चला जाएगा, बाकी आप 24 से इसको कैंसिल आउट करिए ना, अप्रॉक्स आपको 89 पॉइंट समथिंग दिखेगा, यानी लगभग 89 मिनट का समय लगेगा। अब कुछ कैलकुलेशन होंगे जो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा 33 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब हम 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। संजना अस्थिर जल में, कांस्टेंट वाटर में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चला सकती है। एक नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाकर एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने में, धारा के फेवर में नाव चलाकर उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में डबल टाइम लगता है, तो बताओ स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा। अब ये बताओ, कांस्टेंट वाटर में स्पीड है 9, कांस्टेंट वाटर में ना कोई सपोर्टर होता है ना कोई डिस्टर्बर होता है, यानी कि नाव की ओरिजिनल स्पीड, तो नाव की ओरिजिनल स्पीड है 9। वो क्या किया है, एक फिक्स डिस्टेंस को धारा के अगेंस्ट गया है और धारा की दिशा में गया। अगेंस्ट जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा ही, तो वही तो कह रहा है कि अगेंस्ट जाने से उसको फेवर में जाने के कंपैरिजन में डबल टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, एक काम कर लो, आपको पता है कि बोट की जो स्पीड है ना
वो 9 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और स्ट्रीम का स्पीड आप नहीं जानते, y किलोमीटर पर आवर मान लो कि वो डिस्टेंस d ट्रेवल कर रहा है। अब ये d डिस्टेंस धारा के फेवर में जाएगा, नाव प्लस धारा 9 प्लस y की स्पीड काम करेगा। जब एगेंस्ट जाएगा, नाव माइनस धारा 9 माइनस y की स्पीड काम करेगा। ये जो आपकी स्पीड है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम हो गया। ये भी हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी हमारा टाइम हो गया। अब यहां देखना, ये जो टाइम है फेवर वाली टाइम है और ये अगेंस्ट वाली टाइम है ना। तो अगेंस्ट वाली टाइम जो है वो फेवर वाली टाइम के डबल के बराबर है। डी से डी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब 9 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ देखो कुछ भी नहीं तो 1 है। अब 2, अगर इसका मल्टीप्लीकेशन 2 से हो जाएगा तो 18 माइनस 2y हो जाएगा, और यहाँ हमारा 9 प्लस y हो जाएगा। 9 आके घटेगा तो 9 हो जाएगा, और ये हमारा 3y हो जाएगा। y का मान 3 किलोमीटर पर आवर। यही हमारे धारा की स्पीड हो गया, स्ट्रीम का स्पीड हो गया, धारा का स्पीड हो गया। इसको जरा देखो, ये क्या है। ये हमें कह रहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है, तो कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 40% की दर से 2 वर्ष में 51,840 हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला सवाल यह है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, इसका मतलब 40% रेट जो है ना, वो 40% ना काम करके कितना काम करेगा, 20%। 20% रेट का मतलब होता है 1/5, है ना। 2 साल में क्या हो जाएंगे, 2 साल में 4 हाफ ईयरली हो जाएंगे। तो आप यहां देखिए थोड़ा ध्यान से, ये प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है। ठीक है, 1/5 की वृद्धि, 1/5 की वृद्धि का मतलब है कि 5 से 1 बढ़कर 6 होगा। अरे 4 छमाही है ना, 4 संयोजन, 5 से 1 बढ़कर 6, दूसरे में भी 5 से 6 हो जाएगा, तीसरे में भी 5 से 6 हो जाएगा, और इसमें भी 5 से 6 हो जाएगा। मेरे दोस्त 4 बार संयोजन होने के बाद ये हमारा 625 हो जाएगा, और ये 6 36 216, ये 1296 हो जाएगा। यही जो 1296 है ना हमारा अमाउंट, वही तो दिया हुआ है 51,840। देखो कितना गुना है भाई, तो ये हमारा 40 गुना है। आप इधर भी 40 गुना कर लो। 40 गुना जैसे ही करोगे तो आपका ये 25,000 हो जाएगा। 25,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 25,000, जिसने भी 25,000 लाया होगा करेक्ट आंसर रहा होगा। ये हमारा 35 था। चलिए अब 36 की ओर आइए। देखो कह रहा है कि भार, यदि भार संगत संख्याएं हैं, भार संगत संख्या का मतलब ये हो गया कि 1 का भार 1, 2 का भार 2, 3 का भार 3। ठीक है, तो कह रहा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का भारित माध्य क्या होगा। भारित माध्य का मतलब होता है वेटेड मीन। अब वेटेड मीन कैसे होगा, तो माध्य बराबर होता क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहां पर आपसे बोला है वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई डब्ल्यू आई, वेट इंटू चरमान, चरमान इंटू वेट का योगफल और बटे टोटल चरमान। ठीक है, अब आपका जो चरमान है, जो डाटा है, वो क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेकर एन तक। तो देखो पहला चरमान 1 है। अब रही बात चरमान का वेट क्या होगा, तो यहां लिखा हुआ है कि संख्या का वेट जो है, भार जो है ना, वो संगत संख्याएं हैं। यानी जो संख्या है उसका जो वेट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। मतलब नेचुरल नंबर 1 का वेट जो है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग संख्या 1 ही है। नेचुरल नंबर 2 का वेट 2 ही है, 3 का वेट 3 ही है, 4 का वेट 4 ही है। इसी तरह से n का वेट n ही हो जाएगा। और नीचे टोटल संख्या तो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सम तो यही हो जाएगा। अब यहां पर देख लो, ऊपर में क्या होता है, सिग्मा का मतलब योगफल ही तो होता है। तो क्या हो जाएगा फाइनली, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ये मेरा n स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में हमारा, अरे सीधा सीधा समझो ना, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा,
n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन और बाई 6, ठीक है। और नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई 2। अब यहां से हम देख सकते हैं कि ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, 2 से 3 बार में चला जाएगा। फाइनली हमारा 2n प्लस वन बाई 3 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इस पर आइए, हालांकि इसको लास्ट में देखेंगे, पहले इसके बाद वाले को देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया कि यदि द्विघात समीकरण ये जो है उसका एक मूल है -5, एक मूल -5 का मतलब है कि x का एक मान है -5, ठीक है। क्या है समीकरण, 2x स्क्वायर प्लस px और -15 बराबर 0। नो नो सॉरी, आवाज आ गया आवाज आ गया। ध्यान दो मेरे दोस्त, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट था -5, यानी x का मान -5। तो चूंकि इसका रूट है -5 तो -5 इसको सेटिस्फाई करेगा, p का मान 7 आ गया। अब यही p यहाँ पर दिख रहा है तो 7 रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, 7 से इसमें मल्टीप्लाई होगा ना तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा। कहा इसके रूट इक्वल हैं, तो अगर इसका रूट इक्वल है यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, b स्क्वायर बराबर 4ac होता तो है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, लेकिन 4ac उस पार जाके प्लस 4ac हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो b की जगह पर 7, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ से 4 इंटू 7 इंटू के का मान हो गया 7/4, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब आ जाइए 39 की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल दिया है, PQR 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और यहां से हमें कहा है कि PQ बराबर है QR के। अब ध्यान दीजिए, अगर PQ QR आपस में बराबर है तो दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा, ठीक है। PQ को PQ कैसे निकालेंगे, PQ स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे घटाइए ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और -6 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 3 माइनस माइनस प्लस बराबर QR स्क्वायर y2, यहां देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 8 माइनस 5, 8 माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहां देखो क्या होगा, सवाल यह है कि 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे ही खत्म हो गया। ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया और यहां x माइनस 1 का स्क्वायर है। अब पहला सवाल यह है कि मेरे दोस्त x माइनस 1 का स्क्वायर है ना 16, तो अब यहां पर x का मान क्या क्या हो सकता है, तो देखिए -4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। अगर इसको 4 बनाना है तो आप x का मान 5 रखिए, और अगर इसको -4 बनाना है तो x का मान -3 रखिए। -3 रखिएगा तो भी 16 हो जाएगा, अब 5 रखिएगा तो भी 16 हो जाएगा। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यानी मोर देन वन ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, मोर देन वन ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब यहां से मेरे दोस्त आ जाओ, इसको देख लो, ये क्या है, ये आपसे कह दिया है, यहां समझो AP के n पदों का योगफल, कायदे से देखा जाए तो ये 3n स्क्वायर और प्लस 30n है ना, 1/2 अपनी जगह रहने दो, ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है। हमें कह रहा है 25वां पद बताइए। हम सब लोग जानते हैं कि AP का 25वां पद क्या होता है, a प्लस 24t, 24t, ठीक है। तो अब ये देख लो, मैं अगर यहां पर एक पद का योग निकालूंगा तो n का मान 1 होगा, 13 3 16, 16 का आधा हो जाएगा 8। अगर मैं 2 पद का योग निकालूंगा तो n का मान क्या हो जाएगा 2। जब 2 हो जाएगा तो यहां देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया हो जाएगा 12, और ये 2 गुना 13 ये हमारा हो जाएगा 26। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए 1/2 ये हो जाएगा 26 और 12 38, यानी कि 38, यानी ये हमारा हो जाएगा 19। जानते हो दोस्त, ये जो है ना 2 पद का योग, 2 पद के योग का मतलब ये होता है कि इसमें पहला पद भी है और इसमें दूसरा पद भी है, ठीक है। अब ये बताइए पहला पद कितना है 8, अरे एक पद का योग मतलब पहला ही पद होता है। अब 19 में एक 8 है तो दूसरा 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। अगर यहाँ से कॉमन डिफरेंस देखने जाएं तो 3 हो जाएगा, आप यही चीज यहाँ बैठा दीजिए, तो a का मान 8 हो जाएगा, 24 गुने d, तो d का मान हमारा 3 हो गया, 72 और 8 80, तो 80 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है।
80 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, कहीं से दिक्कत नहीं है। और अब उस क्वेश्चन पर आ जाइए जिसको मैंने छोड़ दिया था। चलिए इस पर आ जाइए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ही। देखिए एक्चुअल में ये सवाल है क्या, हमें इसमें कहा कि ये हमारा एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें आप इससे भाग देते हैं तो रिमाइंडर x प्लस ए आता है। तो आपको भाग देना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए भाग देते हैं, थोड़ा इसे कहा ना थोड़ा कैलकुलेटिव है। 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस के, इससे आपको भाग देना है किसमें, x की पावर 4, x की पावर 4 और माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 10। अब ये देखिए x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले x स्क्वायर से भाग दीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा 2x³, एक्स स्क्वायर इंटू के तो ये हमारा हो जाएगा kx स्क्वायर। ठीक, अब आप क्या करिए, अब आप साइन चेंज करिए, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 6 में 2 गया तो 4, माइनस में 4x³ प्लस ये दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, 16 माइनस के हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 25x। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x³ चाहिए तो माइनस में 4x से कर दीजिए तो माइनस 4x हो जाएगा। 4x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4x³ माइनस 4x को 2x करिए तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस 4x इंटू के तो हो जाएगा माइनस 4kx। अब यहाँ पर क्या करना होगा, साइन चेंज कीजिए। साइन चेंज जैसे ही आप करेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ 8x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, 16 माइनस के माइनस 8 हो जाएगा तो 16 में 60 गया 8, 8 माइनस के इंटू ये हमारा एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस में 25x हो जाएगा और प्लस में 4kx। और तो कोई आने वाला है क्या, हाँ 10 आने वाला है, 10 को ले आइए। और अब फाइनली किससे जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो ऐसा करो अब आप 8 माइनस के से कर दो। 8 माइनस के से करोगे 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस के इंटू 2x तो हो जाएगा ये 16 माइनस 2k और इंटू x। ठीक है, फिर 8 माइनस के इंटू के, ये क्या हो जाएगा 8k। ध्यान दो 8 माइनस के इंटू के तो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8k और माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। अब जैसे ही आप इसको काटेंगे ये हमारा चला जाएगा, क्या बचेगा, तो इन तीनों में x कॉमन आने वाला है तो आप x कॉमन कीजिए। यहां से हो जाएगा माइनस 25, यहाँ से हो जाएगा प्लस में 4k और ये आपका हो जाएगा 16 और माइनस में। ठीक है, इसके अलावा क्या बचेगा, बिना x वाला, बिना x वाला यहाँ 10 बचेगा, यहाँ से 8k बचेगा और यहाँ से k स्क्वायर बचेगा। बस यही चीज़ बचेगा फाइनली। और यही चीज़ जो हमारा रिमाइंडर बचा है ना, वो मेरे दोस्त दिया हुआ है x प्लस a। अब आपको बोथ साइड कंपैरिजन करना है। जैसे ही बोथ साइड कंपैरिजन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि x का गुणांक इतना बड़ा है और यहाँ x का गुणांक 1 है। दोनों में x का कोफिशिएंट इक्वल कीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 25 और प्लस 16 तो माइनस 9, 4k माइनस 2k तो ये हो जाएगा 2k। तो 9 माइनस 2, 9 और प्लस 2k किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यहाँ से k का मान आ जाएगा 5। और अब क्या हो जाए होगा, ये बराबर होगा 1 के, अचर पद के। तो अचर पद क्या है 10 माइनस 8k और प्लस k स्क्वायर और बराबर हो जाएगा हमारा कितना a।
कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां से k का मान 5 आप इसमें पुट कर सकते हैं, तो हो गया ये 40, 5 का स्क्वायर 25, ये हमारा a हो जाएगा। तो 35 और -40 -5 बराबर a होगा। तो हमसे k का मान मांगा था, k का मान तो 5 यहीं पर निकल गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो एक सवाल आपका टाइम टेकिंग था और इस तरह से हमने आज के डिस्कशन को ओवर कर दिया है। मेरे दोस्त 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में मेहनत तो लगता है ही, आपको लगता होगा कि ये आम बात है, ये आम बात नहीं है। डिस्कशन करना होता है, खुद बनाना तो होता नहीं है, आपको समझाते हुए चलना पड़ता है। ठीक है, तो काफी दिनों बाद आप लोग के साथ आज का क्लास काफी एंजॉय किया, मैंने भी काफी अच्छा लगा। मिलेंगे हम लोग फिर कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। सभी को ढेर सारा बधाई इस चीज का कि अमरजीत सर आपकी सेवा में फिर से बैक हो गए हैं, है ना। कम बैक, शानदार कम बैक आपकी सेवा में। थैंक यू वेरी मच। एस्टेट के लिए टेंशन ना लो, एस्टेट की सेवा हम कल अनाउंसमेंट एस्टेट के लिए नवीन सर कर देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, थैंक यू।